संजय राउत का राजनीतिक कद पिछले कई सालों में कई गुना बढ़ा है और सीएम बनने के बाद से उद्धव का भरोसा भी संजय राउत पर पहले से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन शिवसेना के अंदर जो फूट हुई है उसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे से कहीं ज्यादा संजय राउत को माना जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में एक संजय थे जो धृतराष्ट्र को महाभारत की हर कहानी का आंखों देखा हाल सुनाते थे। अब कलयुग में एक संजय हैं जिन पर आरोप कि महाराष्ट्र की महाभारत की शुरुआत इन्हीं की वजह से हुई है। ये संजय हैं शिवसेना सांसद और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत। शिवसेना खत्म करने का इन्होंने सुपारी लिया था। आज तो खुश होगा कि जो मैं सुपारी लिया मैं सक्सेस हो गया। इस प्रवृत्ति का आदमी है, इस स्वभाव का आदमी है वो। मैं जानता हूं उनको अच्छा तरह से। कभी शिवसेना में रहे नारायण राणे अब बीजेपी में हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। महाराष्ट्र में फूट के पीछे नारायण संजय राउत को ही जिम्मेदार मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सत्ता जाएगी और क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। 2019 में यही संजय राउत जो शिवसेना को किसी भी कीमत पर सत्ता दिलाने के लिए हाथ पांव मार रहे थे, अब कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी। संजय राउत उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं और तमाम बड़े राजनीतिक फैसलों में उद्धव ठाकरे संजय राउत की राय जरूर लेते हैं। अब दावा किया जा रहा है कि संजय राउत ही शिवसेना के आए भूचाल के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के बागी विधायक सबसे ज्यादा संजय राउत से जुड़े हुए हैं। शिवसेना में फूट के पीछे उद्धव के फैसलों में राउत की दखल को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। संजय राउत का पार्टी में बढ़ता दबदबा शिवसेना के नेताओं की आंखों में खटक रहा था। पिछले साल जब उद्धव ठाकरे बीमार थे तब पार्टी से जुड़े ज्यादातर फैसले संजय राउत ही लेते थे। एक ना संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। संजय राउत पेशे से पत्रकार रहे हैं। पत्रकारिता करते करते वो पहले बाला साहेब के सिपहसालार बने और शिवसेना के मुखपत्र सामना से जुड़ गए। जब उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख बने तो संजय राउत उनके सबसे खास रणनीतिकार बन गए। महाराष्ट्र की राजनीति में तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो संजय राउत ने कह दिया वो उद्धव ठाकरे ने कह दिया। शिवसेना की आइडियोलॉजी जब बनी और शिवसेना स्थापन हुई, जब ये था क्या, ये सामना जब ये निकला ना, जब ये वो संपादक करके आया, नौकरी के लिए आया, शिवसेना का आइडियोलॉजी इन्होंने कभी फॉलो की? बाला साहब जी विचार, बाला साहब कभी भी हिंदुत्व छोड़कर मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं भागते थे, नहीं जाते थे, नहीं स्वीकार करते थे। इसको क्या मालूम है आइडियोलॉजी? ये तो कमाने आया है, नहीं तो उनको क्या पगार था, सैलरी क्या था यार। शिवसेना 2004 से लगातार उन्हें राज्यसभा भेज रही है। 2019 में जब बाला साहेब ठाकरे पर फिल्म आई थी तो उन्होंने ही फिल्म प्रोड्यूस की थी। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी से मंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे की सहमति नहीं बन पाई थी, तब उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को ही अपना दूत बनाकर कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करने के लिए भेजा था। तब संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त पर कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन की बात की थी और दोनों दलों को उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी कर लिया था। जो विघ्न आए थे 10-15 दिन में सरकार बनाने के लिए, वह विघ्न नहीं है। मुझे लगता है, मैंने जो पहले भी कहा है कि दिसंबर 1 वीक तक महाराष्ट्र में एक पॉपुलर सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री शिवसेना का शपथ लेगा। हाँ, कल दोपहर तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा और दिसंबर 1 वीक तक सरकार बनेगी। बीते 2.5 साल में शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में संजय राउत ने मुखर होकर कई बार मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस प्रकार की है, राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता की अगर कोई बात करता है तो वो उनको समझ में नहीं आती। एक जात और एक धर्म का राजनीति करने वाले लोग हैं। मोदी सरकार पर तीखे प्रहार के कारण ही शिवसेना और बीजेपी के बीच दूरी और बढ़ी।
इसी दूरी के कारण ही 2019 में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटा, जो आज तक नहीं जुड़ सका। अब शिवसेना में आए सबसे बड़े संकट के लिए संजय राउत को जिम्मेदार माना जा रहा है। देखना होगा कि इस बार संजय राउत महाराष्ट्र की महाभारत को खत्म करने में क्या रोल अदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। एकनाथ शिंदे ने जो खेल किया है उससे न सिर्फ शिवसेना में सबसे बड़ी फूट या फिर टूट होती नजर आ रही है, बल्कि उद्धव सरकार गिरती नजर आ रही है। उद्धव इससे अपनी पार्टी को बचा पाते हैं या नहीं, इस सियासी संकट से रेस्क्यू हो पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाले चंद घंटे बताएंगे। पर इस वक्त प्रश्न ये है कि आखिर एकनाथ शिंदे को उद्धव के खिलाफ ये पैंतरा चलने का मौका क्यों और कैसे मिला। रिपोर्ट आप देखिए। हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। बाला साहेब की शिवसेना, बाला साहेब का हिंदुत्व, एकनाथ शिंदे आजकल इसी का जाप कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के कैमरे तक। बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। शिंदे ऐलान कर रहे हैं कि असली शिवसेना और शिव सैनिक वही हैं, उनके समर्थन में खड़े विधायक और कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उद्धव बाला साहेब के हिंदुत्व पद से भटक गए हैं, किसी और राह में अटक गए हैं। जाहिर है शिंदे हिंदुत्व और बाला साहेब का नाम लेकर बड़ा पॉलिटिकल गेम कर रहे हैं, पर सवाल यही है कि आखिर उन्हें ऐसा खेल खेलने का मौका कैसे मिला, क्यों मिला। शिवसेना या उद्धव कब और कहां चूक गए कि शिंदे को हिंदुत्व का कार्ड खेलने का स्पेस मिल गया। 2019 में उद्धव ने सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। इसी के साथ उन पर बाला साहेब के सिद्धांतों और हिंदुत्व से समझौता करने के आरोप लगने लगे, क्योंकि बाला साहेब कांग्रेस से गठबंधन करने के पक्ष में कभी नहीं थे। इसी के बाद से उद्धव पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगने लगे। चाहे वो लाउडस्पीकर को लेकर अजान और हनुमान चालीसा विवाद हो, गणेश चतुर्थी और दही हांडी सेलिब्रेशन पर बैन लगाने की बात हो, या फिर 2020 में जेएनयू में छात्रों पर पुलिस एक्शन की तुलना 26/11 से करने की रही हो, उद्धव अपने ही बयान और फैसले में फंसते चले गए। उन पर हिंदुत्व को ताक पर रखने के आरोप लगते रहे। सबसे मुखर और आक्रामक राज ठाकरे हुए, लेकिन हकीकत यह है कि वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। फायदा उठाया एकनाथ शिंदे ने, वही शिंदे जो कभी बाला साहेब के सबसे करीबी थे। शिवसेना का आइडियोलॉजी इन्होंने कभी फॉलो की? बाला साहब जी विचार, बाला साहब कभी भी हिंदुत्व छोड़कर मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं भागते थे, नहीं जाते थे, नहीं स्वीकार करते थे। इसको क्या मालूम है आइडियोलॉजी? तो उद्धव ना तो बाला साहेब के ब्रांड हिंदुत्व को मेंटेन कर पाए, ना ही कुशल शासक बन पाए। इसकी वजह यह है कि 2019 में सीएम पद के लिए उनकी पैराशूट लैंडिंग हुई थी। इससे पहले बाला साहेब की तरह उद्धव भी महाराष्ट्र में किंग मेकर का किरदार निभा रहे थे। खुद सत्ता से दूर रहे, लेकिन सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही रखा। एक तो उद्धव राजनीति के मंझे और माहिर खिलाड़ी नहीं हैं, दूसरे उन्होंने बनने की कोशिश भी नहीं की। कहा जाता है कि वो अपने ही विधायकों से नहीं मिलते, महाराष्ट्र सदन नहीं जाते। इस वजह से वो पार्टी में चल रही भितरघात को ना तो समझ पाए और ना ही वक्त रहते संभल पाए। यानी उद्धव एक साथ हिंदुत्व और नेतागिरी दोनों मोर्चों पर चूक गए। आखिरकार परिणाम वही हो रहा है जो देश और दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।